नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 3 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 13वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी 23 शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही सीटेट के लिए सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और गणित पढ़ने के बाद अंकों की ये तालिका दर्शाई गई है। यानी कि जब बच्चे समूह में नहीं पढ़ रहे थे तब उनके गणित में इतने अंक आए थे अलग अलग बच्चों का, ठीक है। और जब समूह में पढ़ना प्रारंभ किए तब उनका अलग अलग बच्चों का इतना नंबर आया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या है। यानी कि इसका औसत आपको निकालना है और इसका औसत आपको निकालना है। तो चलिए, औसत निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों को जोड़ना होगा। तो देखिए, जोड़ते हैं हम लोग। 7 4 11 और 3 14 के 4 हाथ में 1, 7 5 12 और 6 18, 184/3 हो जाएगा। 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 1 बचा, फिर 0.3, फिर 0.3 आएगा, 61.33 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं विकल्प में आपको दिखाऊं 61.33 आएगा और एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 61.33 दिया गया है, तो केवल यही एकमात्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको दूसरे को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही विकल्प में देखिए इन सब में 61.33 है ही नहीं। एक ही विकल्प में था, इस वजह से दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखा है। सममिति कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, इसको समझिए। जैसे कि x है तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर से अगर बीच से मैं काट दे रहा हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सिमेट्री होगा इसके, यानी कि दोनों के सेम है। इसी प्रकार से h को देखिए, अगर ऊर्ध्वाधर बीच से मैं काट दे रहा हूँ तो ये वाला जो भाग है यहाँ और ये वाला जो आधा भाग है दोनों सेम है। इसी प्रकार से देखिए o को मैं ऊर्ध्वाधर काट दे रहा हूँ तो ये भी अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है, यानी दोनों समान है। इसी प्रकार से देखिए आपको ये तो हमने ऊर्ध्वाधर काट दिया, आप क्षैतिज काटें तो देखिए क्या होगा। x को अगर क्षैतिज काटे इस प्रकार से बीचों बीच तो देखिए ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल इसके सिमेट्री है। इसी प्रकार से देखिए h को अगर बीच से काटें तो ये वाला जो भाग बन रहा है ये इसके बिल्कुल सिमेट्री है, यानी बिल्कुल समान है। सिमेट्री का मतलब बिल्कुल समान। o को अगर बीच से काटे तो ये वाला भी अर्धगोला है और नीचे वाला भी अर्धगोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको क्षैतिज काटें या फिर ऊर्ध्वाधर काटें, दोनों प्रकार से इसमें सममिति रेखा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या जो है वो व्यास का दुगना होता है। यहाँ पर राकेश के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो त्रिज्या है यानी जो r है वो व्यास का दुगना है, यानी कि d जो व्यास है इसका दुगना है। तो क्या ये सही है? ये गलत है। दूसरा देखिए, और सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधा है। त्रिज्या क्या है? व्यास की आधा है, यानी d/2 है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होगा। इसका इधर कर देंगे तो 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा व्यास बराबर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही था। किसका स्टेटमेंट सही है? सानिया का स्टेटमेंट सही है और राकेश का स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए विकल्पों पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, सानिया सही है और राकेश गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, एंगल ढूंढती है। निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे? ठीक है, समकोण यानी 90 डिग्री की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए के की अगर बात करें तो के कुछ इस प्रकार से बना है। यहाँ पर ये वाला कोण समकोण नहीं है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। x4n देखिए, n में जब आप देखेंगे तो ये वाला कोण समकोण नहीं है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए MLN दिया गया है, M3L दिया गया है। तो m को जब आप देखेंगे तो ये वाला कोण 90 अंश का नहीं होगा। देखिए इस प्रकार से ये 90 अंश का कोण नहीं है, इस वजह से ये भी जवाब नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगर h को मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। इसी प्रकार से e को दिखाएं तो देखिए कहीं पर भी आप देखेंगे तो वो 90 अंश ही डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार से 5 को अगर आप देखेंगे तो ये भी 90 अंश का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H5E। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या मैं लिख रहा हूँ 20, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 2 ×
5 यानी कि 4 पचे 20। तो यहाँ पर देखिए जो भी गुणनखंड है इसका, ये जो पहले वाली संख्या थी इससे या तो छोटी है या तो इसके बराबर हो सकती है। देखिए ये सभी तो छोटी हो गई, और बराबर वाला कंडीशन में दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 का गुणनखंड जाहिर सी बात है आप 1 गुणे 3 ही कहेंगे। तो ये जो गुणनखंड है वो इस संख्या के बराबर है, यानी कि जो किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है या तो उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम, या फिर उससे कम ही होगा। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 संख्या के बराबर या फिर उससे कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी हुई थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तब उसकी आयु लगभग कितनी थी? एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा है उसकी एज, बल्कि लगभग कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों डेट में से हम लोग को घटा देंगे तो कितनी आयु उसकी है अभी वर्तमान में ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे डेट को घटाते हैं इसको समझिए। आज जब उसको प्रमाण पत्र मिला, यानी कि जब सफाई करते हुए उसको प्रमाण पत्र मिला, तो उस दिन कौन सी तिथि थी? 25 सितंबर। सितंबर का मतलब कि 9वां महीना, 25 सितंबर 2021 का डेट था। ठीक है, और उसकी जन्मतिथि क्या लिखी हुई थी उस पर? 5 दिसंबर 1995, यानी कि इसमें से 5 दिसंबर यानी कि 12वां महीना 1995 को हमें घटाना है। अब देखिए ये वाला जो है ये दिन को डिनोट कर रहा है, ये वाला जो है महीने को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो है वर्ष को डिनोट कर रहा है। यानी कि दिन में से दिन को घटाएंगे, महीने में से महीने को, और वर्ष में से वर्ष को। यहाँ पर हम लोग तो सीधे तौर पर घटा लेंगे कि 25 में से 5 जाएगा, यानी कि 20 दिन बचेगा। लेकिन आप 9 महीने में से 12 महीने को नहीं घटा सकते हैं, इस वजह से आपको 1 साल में उधार लेना पड़ेगा। अब जब यहाँ से देखिए ये क्या है? ये वर्ष है, और जब वर्ष में आप उधार लेते हैं तो 1 वर्ष मिनिमम आप उधार ले पाएंगे, और 1 वर्ष यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से आपने उधार लिया 1, और यहाँ पर आकर के कितना जुड़ेगा? 12 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष आपने उधार लिया और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 ये और 9 ये टोटल मिल करके अब कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 महीना। ठीक है, अब 21 महीने में से 12 महीना जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 महीना बचेगा। यहां तक क्लियर? अब देखिए यहां से आपने चूंकि 1 वर्ष उधार ले लिया है, तो अब तो यहां 2020 ही तो बचेगा। तो 2020 में से 1995 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 5 इधर बचा तो 2000 हो जाएगा, और 20 इधर बचा, यानी कि 25 साल ये बचा। ठीक है, यानी कि उसकी आयु लगभग कितना वर्ष होगी? 25 साल 9 महीना 20 दिन। आपसे प्रश्न में लगभग पूछा गया था, तो इसको लगभग तौर पर हम लोग कितना मान सकते हैं? आधा महीना मान सकते हैं, क्योंकि आधा महीना में 15 दिन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25 वर्ष लिख सकते हैं, और 9 महीना ये पूरा पूरा है, और आधा महीना ये है, यानी कि 9 सही 1/2 महीने लिख सकते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 25 वर्ष 9.5 महीना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है। यहां पर लंबाई देखिए इसका मात्रक सेंटीमीटर में दिया गया। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा? तो सबको जोड़ लेते हैं पहले सेंटीमीटर में, उसके बाद से 100 से भाग दे देंगे तो पूरी लंबाई मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सबको जोड़ते हैं, देखिए 1 1 2 2 6 8 8 9 17 17 2 19 का 9 19 का 9 हो गया। उसके बाद से हाथ में 1 बचा है, 6 1 7 7 6 13 13 5 18 18 5 23 23 6 29 29 का फिर से 9 हो जाएगा, हाथ में 2 बचेगा। फिर देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, यानी कि 799 हो गया। और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में आया है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 7 मीटर आ जाएगा और 99 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें 7 मीटर और 99 सेंटीमीटर दिया गया हो। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को इसके कॉमन नंबर मिले थे, क्योंकि कोई भी विकल्प यहां पर सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया, 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है, क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी? मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ये जो 1729 संख्या है, दिए गए विकल्पों में से किन दोनों को घन करके यानी कि क्यू करके जोड़ने पर हमें 1729 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करें तो 10 का घन क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और 9 का घन क्या होता है? 729 होता है। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1729 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि
देखिए ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728 और 1 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 1729 इससे भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ हो तो वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट और कोई 45 मिनट पर मतलब इतने मिनट के गैप पर साइकिल चलाना शुरू कर रहा है, एक ही साथ शुरू कर रहा है और इतने इतने देर बाद वो स्टार्ट करता है, तो कितने समय बाद जाकर के वो मिल रहे होंगे। इस प्रकार के लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपली जो आपको दिया गया रहता है अंक, उसका एलसीएम लेना होता है। तो चलिए तीनों का एलसीएम मैं निकालता हूं और देखते हैं कितना उत्तर आता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 का है, 30 का और 45 का एलसीएम हमें निकालना है। 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो ये 10 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा और ये 45 एज इट इज उतर जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इसके बाद से 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियां 15 और 5 नवा 45। फिर 3 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये सब कुछ कट जाएगा, 1 आ जाएगा अंत में। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया 180। और 180 क्या होगा, ये मिनट में होगा। ठीक है, अब इसको घंटे में बदलने के लिए, क्योंकि यहां पर देखिए सभी का जो मात्रक दिया गया है घंटा दिया गया है, तो घंटे में बदलने के लिए हमें मिनट में 60 से भाग देना होता है। ठीक है, तो 60 से भाग देंगे तो सिंपली 6 त्रिक 18 यानी कि 3 घंटा आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 3 घंटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे बाद वह पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सी है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर सबका हर समान रहता तो हम अंश को देख करके बता सकते थे कि जो जिसका अंश अगर छोटा रहता तो वो छोटी रहती और जिसका अंश बड़ा रहता तो रिस्पेक्टिवली वो उससे बड़ी होती। लेकिन यहां पर सबका हर जो है वो समान नहीं है, इस वजह से हमारी मजबूरी बन गई कि अब हमें भाग देकर ही देखना होगा। तो यहां पर देखिए 3/4 का मतलब होता है 0.75। ठीक है, इसके बाद से देखिए 6/7 में जब हम लोग भाग देंगे तो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56 यानी कि 0.8 के आसपास आएगा। इसके बाद से 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसके बाद से देखिए 2/3 का मतलब होता है 0.66। उसके बाद से देखिए 4/5 का मतलब होता है 0.8 और 0.8 ये भी था। अब इसमें से बड़ा निकालने के लिए हमें एक अंक और देख लेते हैं, तो 0.8 से करेंगे तो ये 0.8 ही केवल होगा, 5 8 40 यानी 0 होगा। और ये दूसरा वाला जो था इसमें देखिए 7 8 56 किया था, फिर 4 बचा था तो 7 5 35 हो जाएगा, यानी ये 8.5 होगा और ये 0.80 होगा। अब देखिए 5/6 करेंगे तो 6 8 48 यानी 0.8 हो जाएगा और 2 बचा यानी कि 0.3 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए सबसे बड़े की बात की गई थी, सबसे पहले सबसे बड़े की बात की गई थी, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 0.85 होगा। और सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 0.5 है। 0.85 हमें किस संख्या से मिला था, दूसरे संख्या से, दूसरे भिन्न से 6/7 से, यानी 6/7 सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 6/7 और 1/2 दिया गया है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पैटर्न को देखिए तथा डैश पर संख्या लिखिए। तो यहां पर देख लीजिए इस पैटर्न को समझने के लिए यहां पर एक अंक ये है, एक अंक ये है, यानी 2 अंकों का स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, तो 4 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरे पैटर्न में 1 2 और 3 अंक है, वहां पर अंक का मान क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बस 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो 3 का इन्होंने स्क्वायर करके यहां पर 9 लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरा देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 4 अंक है तो 4 का स्क्वायर करके इन्होंने 16 लिख दिया। इसी प्रकार से अगले में देखेंगे तो 5 अंक है तो इसका 25 हो गया और इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 3 81 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, यहां पर सबका रेट दिया गया है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि हरप्रीत ने एक पैकेट पेंसिल, देखिए एक पैकेट पेंसिल का दाम 22 रुपया था, तो सबसे पहले 22 रुपया उसने खर्च किया। उसके बाद से देखिए 2 पैकेट कलम लिया, एक पैकेट कलम का दाम 37.5 रुपया, तो 2 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा 75 रुपया हो जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए 3 रबड़ लिया, एक रबड़ का दाम 3.5 रुपया है, तो 3 रबड़ का दाम कितना हो जाएगा 10.5 रुपया हो जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए एक शार्पनर लिया, एक शार्पनर का दाम कितना है 4.5 रुपया है, तो मैं यहां पर 4.5 रुपया जोड़ दे रहा हूं। फिर देखिए
पेस्टल सीट के 2 पैकेट लिए। पेस्टल सीट का एक पैकेट जो है वो 48 रुपये का है, तो 2 पैकेट कितने का हो जाएगा? 96 रुपये का हो जाएगा। आगे देखिए, और एक लेखनी खरीदी। रेखनी रूलर जिसे कहते हैं, यानी इंच पटरी जिसे आप कहते हैं, तो इसका दाम कितना है? 10 रुपये है। तो यहाँ पर मैं 10 जोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद से पूछा जा रहा है कि उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 और 1 बच जाएगा, यानी देखिए 1 और 2 3 5 8 8 4 12 12 6 18 के 8 हाथ में 1। अब देखिए 2 1 3 3 7 10 1 11 11 और 10 21 हो जाएगा, यानी 218 रुपया उसे फाइनल पेमेंट करना होगा। अब दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए 218 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 10,011 में 101 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो चलिए भाग देके देख लेते हैं जल्दी से। 101 में भाग देना है किससे? 10,011 में। तो देखिए एक बार में तो जाएगा नहीं, ये 9 बार में जाएगा। 9 एकम 9 हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर 90 हो जाएगा, यानी कि 909 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 9, 9 ये उतर जाएगा और 9 में से 9 ये कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमें 1 उतारना होगा। अब देखिए फिर से इसे हम लोग 9 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 0 और ये हो जाएगा 9। इसमें से जब आप घटाएंगे तो देखिए 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 और उसके बाद से ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल कितना बचा? शेषफल 12 मिल रहा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 12 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चारों जो विकल्प दिए गए वो पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग को देखना होगा। देखिए 1616 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से एक बार चेक कर लेते हैं। 1600 में अगर मैं 24 से डिवाइड करूं तो 8 से काट देते हैं, 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और ये 200 हो जाएगा। देखिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये पहला विकल्प आपका गलत हो गया। इसके बाद से दूसरा देखिए 16 से 3600 को अगर हम लोग 16 से काटे तो देखिए 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 दूनी 32, फिर 8 बचा, 16 पचे 80, तो ये तो कट जा रहा है। फिर 20 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर 24 से बात करें, 3600 को 24 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए 12 से काटे तो 12 दूनी 24 और ये 12 तिहाई 36, ठीक है। यानी 300/2 यानी 150, यानी ये इससे भी कट जाएगा, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3600। क्यों आगे का मैं चेक नहीं कर रहा हूं? क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि वह न्यूनतम संख्या चुननी है। अब आगे वाला अगर सही भी होता है तो इससे छोटा क्या है? इससे छोटा हमारा 3600 ही है। इस वजह से आपको ऑप्शन नंबर 2 को ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के सभी विकल्पों से ये छोटा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 7,86,364 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? तो इसका जो पहला वाला 6 है दहाई वाले अंक पे, उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60। और जो यहाँ पर है हजारवें वाले स्थान पर, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000, यानी कि 6000 में सिंपली आपको 60 से गुणा कर देना है। तो 6 6 36 हो जाएगा और उसके आगे देखिए 1 2 3 और ये 4 जीरो लग जाएगा, यानी कि आपका मान कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,60,000। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 3,60,000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। 4 अंकों 7, 8, 4 और 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इस प्रकार बनाइए कि कोई भी अंक इनमें दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती हैं, आपने जो 2 संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रियाविधि को लिखिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त होगा? तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। छात्रों को अपने ही उत्तर को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों के आंकने में लगने वाले समय को बचा रही है। तो यहाँ पर समय बचाना उचित विकल्प नहीं है, क्योंकि समय बचाना कभी भी आपका पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। समय बचा करके आप करेंगे क्या? बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम कराना है, तो ये हमेशा निगेटिव होता है। समय बचाना या फिर अपने काम को आसान करना, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है, तो उसको किसी अन्य माध्यम से भी अनुशासन बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चों को गणित के ही प्रश्न दिए जाए। तो
केवल अनुशासन के लिए और व्यस्त रखने के लिए ये नहीं किया गया, तो ये भी आपका निगेटिव हो गया, गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है जिन्होंने सही उत्तर दिया है ताकि वे उत्तरों को फिर से दोबारा जांच कर लें। तो ये इस प्रकार का भ्रमित करने का उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। यानी जो टीचर है वो ये समझना चाहती है कि बच्चे किस प्रकार से सोच रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के संदर्भ में, ठीक है। तो उसके समालोचनात्मक चिंतन को समझने की कोशिश टीचर के द्वारा किया जा रहा है, ताकि अगर कोई बच्चा उस प्रोसेस को नहीं कर पा रहा है तो कम से कम टीचर को पता चल जाए कि हाँ किस बच्चे पर हमें मेहनत करनी है, यानी कौन सा बच्चा संप्रत्यय को नहीं समझ पा रहा है। तो ये बच्चों के चिंतन को समझने के लिए टीचर ने इस प्रकार की गतिविधि कराई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार के आकलन होते हैं, पहला रचनात्मक और दूसरा योगात्मक आकलन। जो योगात्मक आकलन होता है वो सत्र के अंत में, जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है 1 साल का, उसके बाद जो फाइनल आपकी परीक्षा होती है उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। और जो किसी कक्षा में संप्रत्यय को पढ़ाने के बाद से या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से बच्चे का आकलन किया जाता है ये जानने के लिए कि बच्चे को संप्रत्यय की समझ विकसित हुई है या नहीं, तो वो जो समय समय पर कक्षा में आकलन किया जा रहा है बच्चों के कठिनाई को जानने के लिए, उनके अधिगम स्तर में आ रही कठिनाई को जानने के लिए, वो रचनात्मक आकलन होता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि रचनात्मक आकलन के लिए कौन के लिए प्रयोग नहीं होता है, यानी निगेटिव सेंस वाला पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सत्रांत परीक्षा। सत्रांत का मतलब क्या हुआ, सत्र के अंत में। अब जो सत्र के अंत में आपकी परीक्षा हो रही है वो तो योगात्मक हो रही है ना, जब आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, जब फाइनल परीक्षा हो रही है वो तो योगात्मक परीक्षण है, ना कि रचनात्मक है, ठीक है। तो ये योगात्मक का पार्ट है, इस वजह से प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती शब्द समस्या वाले प्रश्न रखते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया, समाचार पत्र की एक प्रति 12 पन्ने हैं, हर रोज 500 प्रतियां छपती हैं, ठीक है, 10,500 प्रतियां रोज छपती हैं, कितने कुल पन्ने रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है। पहला विकल्प दिया गया, शिक्षक को छात्र को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये विकल्प सबसे ज़्यादा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर गलत उत्तर भी दे रहा है तब भी कम से कम उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो है कि बच्चा प्रयास कर रहा है उस प्रश्न को सॉल्व करने के संदर्भ में। अगर आप गलत उत्तर देने पर उसे हतोत्साहित कर देंगे तो आगे से वो प्रश्न का उत्तर ही देना बंद कर देगा, भले ही वो सही क्यों ना जानता हो। उसके मन में डर बैठ जाएगा कि अगर उसने गलत उत्तर दिया तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी या फिर कक्षा में मेरी बेइज्जती होगी। तो कभी भी बच्चे को गलत उत्तर देने पर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कम से कम गलत ही सही उसने कुछ जवाब तो दिया, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट तो कर रहा है उस कक्षा में। तो ये बिल्कुल निगेटिव था, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। चौथा विकल्प देखिए, गणित में एकदम सही उत्तर चाहिए, इसलिए अनुमान की गणित में कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। कोई भी प्रासंगिकता नहीं है गणित में अनुमान का, ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग क्या होता है कि गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में सम्मिलित होते हैं तो कई बार आपको 4 विकल्प दिए गए रहते हैं। तो उसमें क्या है कि आप समय बचाने के लिए अनुमान ही लगा रहे हैं, तो वो भी तो गणित का ही पार्ट है। तो यानी कि ये कहना कि गणित में अनुमान लगाना सही नहीं है, एकदम सटीक उत्तर निकालना, ये निगेटिव सेंस में था, ठीक है। क्योंकि गणित में अनुमान लगाना भी गणित की प्रासंगिकता है और विकल्प कह रहा है कि उसकी प्रासंगिकता नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, शिक्षक को छात्र के जवाब को नजरअंदाज करना चाहिए और गुणन की कलन विधि के शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बच्चे ने चूंकि अनुमान लगाया था, इस वजह से एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए बच्चों को गुणा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये थोड़ा सा निगेटिव इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे लंबे अगर कैलकुलेशंस हैं और एक मोटा मोटी अनुमान लगाने की बात की जा रही है, जब डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा मैनिपुलेशन साथ ही साथ डेटा को मैनेज करने की बात की जाती है, तो वहाँ पर अनुमान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किसी सारणी में देख करके, किसी टेबल में देख करके बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि एक अनुमान लगाएंगे कि इन डेटा के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए अनुमान लगाने से। तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। इससे जब आप बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो दूसरे बच्चे भी समझेंगे कि हाँ ये एक प्रशंसा के लिए ही सही, लेकिन बच्चे भी एक तरीके से अनुमान लगाने लगेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे आने
आने वाली कक्षा में। इससे बच्चों का जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चे जब अनुमान लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें रुचि उत्पन्न हो रही होगी, तभी अनुमान लगा रहे हैं। यानी जब बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट हुआ तो उसकी वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा और उसकी वजह से उनका जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना दृष्टि को निरूपित करता है? तो एनसीएफ 2005 की बात की जाए या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाए, दोनों ये मानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी कक्षा में लेकर के अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। यानी बच्चा जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा और चिंतन करके अगर प्रश्न का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है वो विकल्प पॉजिटिव होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है छात्र समूहों में कार्य कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए, समूहों में काम करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समूहों में इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, आज प्राइमरी स्तर के बच्चों को उनके दैनिक परिवेश यानी वास्तविक जीवन से जोड़ करके उनके विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ करके अधिगम कराने की बात की जाती है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और देखिए, यहाँ पर विभिन्न रणनीति खोजने की बात की जा रही है, यानी एक से ज़्यादा विधियों के बारे में बात की जा रही है। इससे बच्चे में सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। तो सब कुछ पहले वाले विकल्प में पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से ये आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, छात्र पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है। यानी कि जो टीचर ने प्रश्न सॉल्व कराया है उसी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं उसका अभ्यास बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि अपने स्वयं की विधि, अपने मौलिक विधियों से प्रश्न को सॉल्व करें, ना कि जो टीचर ने कराया हूबहू उसको नकल करने की कोशिश ना करें। यानी कि ये बच्चा जो है अनुकरण कर रहा है, अपने सक्रिय रूप से खोज के आधारित यानी अन्वेषण आधारित अधिगम नहीं कर रहा है। तो चूंकि ये अन्वेषण आधारित अधिगम नहीं है, एक अनुकरण मात्र है, जो टीचर ने प्रश्न सॉल्व कराया है उसी विधियों को फॉलो केवल किया जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस में नहीं है। ठीक है। तीसरा देखिए, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मनन कर रहे हैं, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। ये विकल्प पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिया गया है कि बच्चे गलतियों के माध्यम से यानी त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं। तो इसी वजह से टीचर बच्चों के द्वारा की जा रही गलतियों पर चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों के अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जाए। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में था कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कम से कम टीचर को ये समझने में मौका मिलेगा कि बच्चे का चिंतन प्रोसेस क्या है, क्या वो सही से संप्रत्यय को समझ पाया है अथवा नहीं, क्यों गलती कर रहा है, उसके रीजन के बारे में जान करके बच्चे के मानसिक स्थिति और साथ ही साथ उस प्रश्न को, समस्या को समालोचनात्मक चिंतन बच्चा कर पा रहा है अथवा नहीं, ये सब कुछ जान सकता है टीचर। तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, छात्र प्रश्नों के हल श्यामपट्ट से नकल करके लिख रहे हैं। तो यहां पर कोई अधिगम नहीं है, क्योंकि बच्चे के द्वारा कुछ प्रयास नहीं किया जा रहा है, कुछ अन्वेषण नहीं किया जा रहा है, कुछ मौलिक चीज़ों को नहीं किया जा रहा है, केवल श्यामपट्ट से उतारना, नकल मात्र, ये अधिगम नहीं है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए, केवल ए और सी वाला पॉजिटिव है। तो पहले यहाँ पर विकल्पों में आप ध्यान देंगे तो ए और बी गलत हो गया, बी और डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ए और सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती हैं कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? यानी कि टीचर जो है, जो गणित की शिक्षिका है, वो ये चाहती है कि बच्चे जो दैनिक जीवन में डेटा यूज हो रहा है, आंकड़े जो यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी आंकड़ा हो, तो उन सब को किस प्रकार से बच्चे व्यवस्थित करें, किस प्रकार से निरूपित करें और उन आंकड़ों को मैनेज करके किस प्रकार से उससे किसी रिजल्ट पर पहुंचा जाए, इन सब का टीचर प्रशंसा करना चाहती है। तो इन सब के लिए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में कौन सहायता देगा, यानी विकल्पों में कौन इस सभी प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विविध रेल समय सारणियों का और समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का प्रयोग करना। यहाँ पर देखिए, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे, यानी कि जब न्यूज़पेपर में सर्वे छपा होगा तो वहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए गए होंगे। उन आंकड़ों को मैनेज करके किस प्रकार से हम लोग एक रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप एक ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि वर्ष 2011 में जब जनगणना हुआ था, तो जनगणना क्या है, विभिन्न प्रकार के डाटा आपके पास आ गए और विभिन्न प्रकार के डाटा को अरेंज करके, व्यवस्थित करके, और उसके आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों पर पहुँचते हैं कि उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में कौन
कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है? उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष सेक्स रेशियो क्या है? तो ये सब जो कुछ भी आंकड़ों को मैनेज करके ही हम लोग किसी निश्चित रिजल्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये सर्वेक्षणों का एक तरीके से जो सर्वे किया गया है उनके आंकड़ों को मैनेज करने, और साथ ही साथ अगर रेल का समय सारणी है तो निश्चित तौर पर उसको भी एक तरीके से हम लोग आंकड़े पर पहुंच सकते हैं, मतलब किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं आंकड़ों को मैनेज करते हुए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त होगी? तो प्राथमिक कक्षा में भिन्न को समझाने के लिए बच्चों को, जैसे मान लीजिए एक गोला है, तो मान लीजिए 1/2 बच्चे को बताना है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और एक भाग को कलर कर दिया जाएगा। अब बच्चे से पूछा जाएगा कि कलर वाला भाग कितना है, तो बच्चा बताएगा कि टोटल भाग तो 2 था, ऊपर वाला 1 भाग और नीचे वाला 1 भाग। तो ऊपर वाला 1 भाग जो कलर है वो 1 को डिनोट कर रहा है और टोटल संख्या कितनी है? 2 है। तो 1/2 इस प्रकार से बच्चे को भिन्न का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अब सभी विकल्पों में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट्स के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। यही मैं आपको बता रहा था कि कट आउट्स यानी कि हमने एक भाग को कलर कर दिया, यानी कि वो अलग भाग है, और दूसरा नहीं कलर किया था तो वो अलग भाग है। इसी प्रकार से आयताकार पट्टियों के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको 4 बराबर भागों में मोड़ दिया जाए, अगर कागज को मोड़ दिया जाए तो ये 4 बराबर भाग हो गए। अब अगर बच्चे को 1/4 बच्चे को बताना है तो हम लोग ये वाला भाग पूछेंगे कि ये कितना निरूपित कर रहा है। तो टोटल भाग कितना था? 1 2 3 और ये 4 भाग था टोटल। इसमें से जो कलर वाला भाग है वो 1 है और टोटल भाग कितना है? टोटल भाग 4 है। तो 1/4 इस प्रकार से ये निरूपित करेगा इस पूरे कागज का, ठीक है। इस प्रकार से ये बच्चों को भिन्न की संकल्पना समझाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, शिक्षक विद्यार्थियों के गणित की इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण कराने में सहायता करनी चाहिए। स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं एनसीएफ 2005 के द्वारा, ठीक है। तो ये कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, ये निगेटिव सेंस में है। दूसरा देखिए, शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बच्चे गणित का प्रयोग करते हैं। बच्चा अगर दुकान पर टॉफ़ी भी खरीदने गया तो उसे वहाँ पर भी गणित की संक्रियाएं लग रही हैं। अगर उसने 10 रुपया दिया और 5 का टॉफ़ी है तो 5 रुपये उसे वापस मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा जोड़ने घटाने जैसे प्रोसेस को सीख सकता है। या फिर मान लीजिए उसने 2-2 रुपए के 3 टॉफ़ी खरीदे, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 करेगा तो उसे गुणन की संक्रिया के बारे में पता चलेगा। 10 रुपये अगर उसने दिया था, फिर 2 गुणे 3 करेगा तो 6 रुपये का उसने खर्च कर दिया और इसमें से घटाएगा तो 4 रुपये बचेगा। यानी कि गुणन के साथ साथ यहाँ पर व्यकलन की कॉन्सेप्ट को बच्चे समझने में मदद मिलती है। यानी कि जो बच्चे का दैनिक जीवन का अनुभव है और जो विभिन्न रेफरेंस हैं, उसको दैनिक जीवन से जो रेफरेंस मिल रहे हैं उनसे जोड़ करके जब गणित को बताया जाता है तो वो बच्चे और ज़्यादा अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाते हैं। ये बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। एक बार अन्य विकल्पों पर भी देख लेते हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है, गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु शिक्षक को केवल गणित में इबारती प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। केवल वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कभी भी आपका उत्तर विकल्प पॉजिटिव नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। चौथा देखिए, शिक्षक को कक्षा में महत्वपूर्ण गणितीय चिन्हों और सूत्रों के चार्ट को प्रदर्शित करना चाहिए। केवल चार्ट प्रदर्शित करने से बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उनके दैनिक परिवेश से, उनके पूर्व अनुभव, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तक आप कितना भी विजुअल क्लिप्स दिखा लीजिए या फिर चार्ट दिखा लीजिए, इमेजेस दिखा लीजिए, उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो ये भी निगेटिव था, दूसरा वाला ही पॉजिटिव सेंस में था और वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विबिंब को 2D कहते हैं, यानी 2D आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हिल सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? तो जो वैन हिल थे उन्होंने विभिन्न स्तर बताए थे कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं। तो सबसे पहला स्तर आता है दृष्टिकरण। इसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की जो आकृतियां बच्चे देख रहे हैं, आकृतियों को उनकी बनावट, उनकी दिखावट या फिर उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर पाते हैं, तो वो दृष्टिकरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया कहा जा रहा है कि उनके गुणों पर वो वर्गीकृत कर लेता है। तो दृष्टिकरण के बाद जो अगला स्तर होता है वो विश्लेषण का होता है। विश्लेषण में बच्चे गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर पाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये क्या है,
आप कहेंगे कि ये वर्ग है, ये क्या है, ये कहेंगे कि आयत है। तो जब बच्चा पहले स्टेज पर रहेगा यानी कि दृश्यीकरण स्तर पर है, तो बच्चा दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पहले मैंने बताया कि दृश्यीकरण में क्या होता है कि बच्चे भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 4 भुजा है, यहाँ पर भी 4 भुजा है। तो चूंकि दोनों में 4 भुजा थी, इस वजह से बच्चा कहेगा कि दोनों एक ही आकृति है। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ेगा और दृश्यीकरण से अगले स्तर यानी कि विश्लेषण स्तर में जाएगा, तब बच्चे को ज्ञान हो जाएगा कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। इस वजह से ये वर्ग होगा और ये आयत होगा। यानी बच्चे को ज्ञान कब हुआ? जब बच्चे ने गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना सीखा। तो जब गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना बच्चे को आ जाता है, तो वो विश्लेषण स्तर होता है। ऑप्शन नंबर 1 विश्लेषण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती वाले प्रश्न रखते हैं। प्रश्न दिया गया है, समीना 9 बजने में 10 मिनट कम जब रहता है तब सोने जाती है। यानी कि 9 बजने में 10 मिनट कम क्या मतलब क्या हुआ? 8:50 पर वो सोने जाती है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। समीना से 20 मिनट बाद कितना हो जाएगा? 9:10 का समय हो जाएगा। अब बच्चों से पूछा गया कृति किस समय पर सोने गई? तो एग्जैक्ट आंसर था कि 9:10 पर कृति सोने गई थी। लेकिन एक छात्र ने जवाब दिया कि 20 मिनट। उसने समझाया, यानी टीचर ने समझाया कि प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई है, तो उत्तर जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया यह उत्तर किसका उदाहरण है? तो बच्चा जब यहाँ पर 20 मिनट सुना था कि 20 मिनट बाद जो कृति थी वो सोने जाती है, तो बच्चा प्रश्न को समझा नहीं था, बस वो 20 मिनट देखा और उसने 20 मिनट जवाब दे दिया। ये बच्चे में अवबोध की त्रुटि थी, यानी बच्चा प्रश्न को समझ नहीं पाया था, इस वजह से उसने 20 मिनट जवाब दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अवबोध की त्रुटि, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 बल देता है कि स्कूल गणितीय गतिविधि आधारित हो, ऐसा क्योंकि? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया, यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। देखिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात की जा रही है, उनके लिए आजीविका कमाना प्राथमिकता नहीं है। अभी बच्चों को अधिगम कराना है, आजीविका उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है इस समय प्राथमिक स्तर पर। तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने और समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे जब गतिविधि करके किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उनका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है। तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव प्रदान करता है। जब भी बच्चा गतिविधि कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर चीज़ों को खुद करते हुए होते हुए देख रहा होगा, यानी मूर्त अवस्था में देख रहा होगा। तो जो भी अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको मूर्त अवस्था में देखा जा सकता है गतिविधि के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अमूर्त संकल्पना कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं, यानी 1 से 5 स्तर के बच्चे होंगे, तो इसके लिए अमूर्त क्या हो जाएगा? जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 कहाँ से आया? ये बच्चों के लिए अमूर्त अवस्था है। तो सबसे पहले गतिविधि कैसे कराई जाएगी? मान लीजिए 2 बच्चों को एक जगह इकट्ठा खड़ा कर दिया गया और दूसरी जगह 3 बच्चों को इकट्ठा खड़ा कर दिया गया। अब बोला गया कि 2 बच्चे जो एक साथ खड़े थे वो 3 बच्चों के साथ जाकर के खड़े हो जाइए, तो ये बच्चे यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पर दोनों बच्चे आकर के खड़े हो जाएंगे। अब बच्चों से बोला जाएगा कि टोटल काउंट करिए कि कुल कितने बच्चे हो गए। तो बच्चे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 बच्चे हो गए। तब इस प्रकार से अमूर्त संकल्पना जो था कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 कैसे आया, वो बच्चों को बताया जा सकता है मूर्त चीज़ों के माध्यम से। यानी कि बच्चे खुद देख रहे हैं कि 2 पहले 3 था, फिर 2 उसमें आकर के मिल गए, यानी 5 हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि मूर्त अनुभव के माध्यम से अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, डी वाला देखिए, यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। तो गतिविधि केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं कराया जा रहा, बल्कि बच्चों को अधिगम कराने के लिए किया जा रहा है। इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए केवल बी और सी वाला आपका सही जवाब है। अब ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन के साधन उपयुक्त हैं? दुश्चिंता का मतलब क्या हुआ? गणित से बच्चा डरा हुआ है और उसको लेकर के चिंतित है कि गणित किस प्रकार से हम लोग सीखेंगे।
मतलब उनके आकलन के लिए, इस प्रकार के बच्चों के आकलन के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा, आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया मानक संदर्भित आकलन, ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? मानक कहने का मतलब कि सभी बच्चों के लिए एक ही विधि से आकलन करने की बात की जा रही है। कक्षा में बहुत कमजोर बालक भी हैं, मध्यम बालक भी हैं और बहुत प्रतिभाशाली बालक भी हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक के लिए टेस्ट लिया जाएगा, क्या वो जो बिल्कुल कमजोर बालक है उसमें वो कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा। अब जब बच्चे का नंबर कम आएगा तो वो और ज़्यादा हीन भावना का शिकार हो जाएगा कि मेरे और कम नंबर आ रहे हैं, मैं और कम सीख पा रहा हूँ या फिर सीख नहीं पा रहा हूँ। तो पहले से ही बच्चा दुश्चिंता से परेशान था, यानी कि निगेटिविटी उसमें थी। अब कम नंबर पाएगा तो और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। यानी कि लचीला आकलन होना चाहिए, बच्चे की मानसिक स्थिति के अनुसार आकलन होना चाहिए और किसी से तुलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चे के पिछले परिणाम, यानी कल तक उसने कितना सीखा था और आज उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, यानी बालक का अपने से तुलना होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे बालक से। ठीक है, तो ये मानक संदर्भित आकलन बिल्कुल गलत है, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सहयोगात्मक अधिगम परियोजना। सहयोगात्मक का मतलब कि जो कक्षा में जो सहपाठी हैं या फिर जो टीचर हैं वो बच्चे का सहयोग कर रहे हैं उसकी अधिगम के दौरान। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, यानी बच्चे अपने सहपाठियों से इंटरेक्शन कर रहे होंगे या फिर टीचर से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है वो आपका सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होता है उसके संदर्भ में है। तो बच्चा अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है तो कॉन्सेप्ट के दौरान ही उसका आकलन होना चाहिए कि कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है। और योगात्मक आकलन क्या होता है कि जब सत्र के अंत में, यानी जब आपका फाइनल परीक्षा होता है, वो आकलन है। तो बच्चे को बीच में दिक्कत आ रही थी और बीच में आपने पता ही नहीं लगाया कि बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं, तो बच्चा चूंकि पहले से दुश्चिंता से जूझ रहा है, यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट की कमी थी, तो आपको बीच में चेक करना चाहिए था, ना कि बिल्कुल अंत में, सत्र के अंत में। तो अब उसकी फाइनल परीक्षा होने वाली है, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। रचनात्मक आकलन इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से बच्चे में कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड हुआ है, बच्चे कितना समझ पाए हैं, उसका आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा और वो दुश्चिंता से प्रभावित होगा, तो इस आकलन में उसको हैंडल किया जा सकता है और उसके उस समस्या को, उस दुविधा को दूर किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा, यानी कि दिए गए विकल्प पे देखिए बी और डी केवल सही जवाब है। तो ऑप्शंस में अब चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बी और डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, गणित की एक कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। जब उससे बोला गया कि 3 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3 के बाद से वो उंगलियों पर गिन रहा है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी प्रकार से जब उससे पूछा गया कि 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो उसने 9 के बाद से उंगलियों पर गिना 10, 11 और 12। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प ये दिया गया है, यह योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है। ये उपयुक्त कलन विधि नहीं है। देखिए, भले ही ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसको हतोत्साहित भी बच्चे को नहीं करना चाहिए कि आप इस प्रकार से उंगलियों पर ना गिने, क्योंकि बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की। प्राइमरी स्तर के बच्चे विद्यालय में जब आते हैं तो कुछ पूर्व अनुभव को लेकर के आते हैं। हो सकता है उसके घर के सदस्यों के द्वारा इस प्रकार से जोड़ने की विधि बताई गई हो, तो बच्चे का ये पूर्व अनुभव हो गया और पूर्व अनुभव का सम्मान करते हुए उस पर आधारित उसे आगे के कलन विधि के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो ये कहना यहाँ पर देखिए, चौथा कहा जा रहा है कि यह योग पर आधारित हल करने की उपयुक्त कलन विधि है। तो ये उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन इसे हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए, यानी ये उपयुक्त नहीं है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये छोटे छोटे अंक थे, इसको आप उंगलियों पर गिनना सिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा अंक हो गया, 50 में 65 को जोड़ना है, तो क्या आप उतनी उंगलियों को बार बार काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये उपयुक्त नहीं था। ठीक है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्र को उंगलियों पर गिरने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समस्या को हल करने की औपचारिक प्रणाली नहीं है। यही मैं बात कर रहा था, भले ही ये उपयुक्त विधि नहीं है, लेकिन बच्चों को हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ये पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, और उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आगे की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। तो हतोत्साहित हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला विकल्प देखिए, इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कलन विधि आधारित नहीं है। तो ये भी उसको हतोत्साहित करने की बात कर रहा है, क्योंकि ये कलन विधि आधारित नहीं है। तो भले ही ये अनौपचारिक तरीका है, उंगलियों पर गिनना अनौपचारिक तरीका है। आप पेपर में, प्रश्न पत्र में इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे कि उंगलियों पर गिर करके, लेकिन भले अनौपचारिक तरीका है, लेकिन ये बच्चे का पूर्व ज्ञान है, तो इसका सम्मान करते हुए इससे आगे बच्चों को सिखाना है। तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा विकल्प ही केवल बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये
ये विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? पहले जब बच्चे को बोला गया कि 3 में 9 जोड़िए, तो बच्चा 3 के आगे उंगलियों पर गिन रहा था, 4 5 6 7 8 9। अगर वो क्रम विनिमय नियम को जानता तो ये समझ पाता कि 3 में 9 जोड़ें या फिर 9 में 3 जोड़ें, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब उसको उंगलियों पर ज़्यादा गिनने की आवश्यकता नहीं थी। अगर 9 के बाद वो उंगलियों पर गिनता कि तो केवल उसको 3 बार गिनना पड़ता। देखिए 9 के बाद 3 बार ये 3 बार केवल गिनना पड़ता, 10 11 और 12। यानी कि बच्चे को क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं पता था, इस वजह से वह 3 के बाद 4 5 से उंगलियों पर गिन रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? जो नेगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। तो अगर आपको रटकर याद कर कर स्मरण करना ये सब कुछ दिख गया तो गणित में ये हमेशा निगेटिव, गणित क्या किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा निगेटिव माना जाता है। एनसीएफ 2005 इन सभी शब्दों को निषेध करता है, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अन्वेषण के माध्यम से करेगा, ना कि रट करके करेगा। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में ही पूछा गया इस वजह से आपको सोचना ही नहीं है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो ये उपयुक्त प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक आपके अनंत से चल करके और -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ये अनंत तक जाते हैं। तो ये पूर्णांक हैं। तो कोई भी दो ऐसा पूर्णांक आपको लेना है जिसका योग जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो मान लीजिए मैं -3 ले रहा हूँ और +1 ले रहा हूँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे कितने उत्तर हो सकते हैं? कोई बच्चा मान लीजिए -5 ले रहा हो और इसमें 3 जोड़ा हो तो भी तो -2 पूर्णांक आ रहा है। कोई बच्चा मान लीजिए -7 ले रहा है और इसके बाद से +3 इसमें जोड़ रहा है, तो इनको जोड़ेंगे तो भी तो यहाँ पर -4 आ रहा है, यानी ये माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि इसके अनंत उदाहरण हो सकते हैं, और जब भी किसी प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं तो उसे खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्टेटमेंट यहाँ पर ये दिया गया है, गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। यानी कि धन पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4। अब ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष वस्तु, मान लीजिए एक आम है तो बच्चा इसको देख करके समझ जाएगा कि ये एक संख्या को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए 2 आम है, इसी प्रकार से ये 2 आम का चित्र है, तो बच्चा इन दोनों को देख करके समझ जाएगा कि ये 2 संख्या को डिनोट कर रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। ठीक है, और आगे पढ़िए, इस समुच्चय से हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांक का समुच्चय प्राप्त होता है। जब इस 1 2 3 गिनती के संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें इससे पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 0 और सभी धन पूर्णांक को मिलाकर के पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया तो पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए, ठीक है, अब इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लिया गया। तो ऋणात्मक संख्याओं को जैसे 0 जोड़ा तो आपको पूर्ण मिला, और ऋणात्मक जोड़ लिया तो पूर्णांक मिल गया। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। आगे देखिए, पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा तो परिमेय संख्या का समुच्चय प्राप्त हो गया। यानी कि इसमें भिन्न जोड़ दिया जाए प्लस में और माइनस में तो हमें क्या मिल जाएगा? परिमेय संख्या मिल जाएगा। उपयुक्त कथन किसे प्रतिबिंबित करता है? तो ये क्या हो रहा है? ये एक हायरार्की बनी है कि सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या देखा कि जो गिनती की संख्या है उसमें मैंने 0 जोड़ लगा दिया, 0 जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्या बन गया। उसके बाद से ऋणात्मक पूर्णांक को ले लिया तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या बन गया। उसके बाद हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को ले लिया तो परिमेय संख्या बन गया। ये क्या है? ये हायरार्की को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पदानुक्रमिक को ही हायरार्की कहते हैं। यानी कि ये गणित के हायरार्किकल बिहेवियर को दिखा रहा है, गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और सीटेट के लिए पेडागोजी के सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।